अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन कॉलम की कि ये रेक्टिफिकेशन कॉलम क्या है, उनका काम क्या है। इस डायग्राम में आप देखें, नीचे एक पार्ट है जिसे हम स्टिल कहते हैं, और इस स्टिल में हम फीड दाखिल करते हैं और साथ ही हम हीटिंग के लिए एक हीटिंग का जो भी है QR अमाउंट हीट की हम इसमें दाखिल करते हैं। किसी भी तरीके से स्टीम के ज़रिए, आमतौर पर स्टीम ही के ज़रिए दाखिल की जाती है, बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिक के ज़रिए भी दी जाती है। और इसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो बॉटम प्रोडक्ट निकलता है, वो आमतौर पर उस सॉल्यूशन का होता है जो बहुत लेस वॉलेटाइल होती है, जो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, क्योंकि मोर वॉलेटाइल जो है वो वेपराइज होकर दाखिल हो जाती है ऊपर, और ये ऊपर जो कॉलम बना हुआ है ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन कॉलम। इस कॉलम में वेपर्स ऊपर जाते हैं और फिर वेपर्स आपके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर कंडेंसर में दाखिल होते हैं। कंडेंस होने के बाद वो टॉप प्रोडक्ट बनाते हैं यानी डिस्टिलेट। इसमें से हीट वापस निकाली जाती है, इसको ठंडा किया जाता है। वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिमूव कर ली जाती है इनको ठंडा करने के लिए, उसे हम QC यानी वो अमाउंट जो कूलिंग के लिए हमने निकाल ली इसमें से। और जब ये आपका आपको टॉप प्रोडक्ट हासिल हो रहा होता है, इसमें से एक थोड़ी सी अमाउंट जो L0 कहलाती है लिक्विड की, वो वापस दाखिल की जाती है, इसे रिफ्लेक्स भी कहते हैं हम, इस कॉलम में जो रेक्टिफिकेशन कॉलम है। अब क्या होता है कि ऊपर से लिक्विड नीचे आ रहा होता है और नीचे से वेपर ऊपर जा रहा होता है। जो लिक्विड नीचे आ रहा होता है वो ठंडा होता है, और जो वेपर ऊपर जा रहा होता है वो गर्म होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाता है और वेपर ठंडा होने लगता है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इन नीचे आने वाले लिक्विड और ऊपर जाने वाले वेपर में एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। इस एक्सचेंज की वजह से वेपर में जो मोर वोलेटाइल है और जो लेस वोलेटाइल थोड़े बहुत वेपर हैं, वो ठंडे होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत ऊपर चले गए थे इस गर्मी की वजह से, जब वो ठंडे होने लगते हैं तो दोबारा लिक्विड में बन जाते हैं, और वो इस लिक्विड में शामिल हो जाते हैं जो लिक्विड नीचे आ रहा है। और जब लिक्विड इन वेपर से हीट लेता है तो इस लिक्विड में जितना भी मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपराइज हो जाता है और वो उस वेपर में जाना शामिल हो जाता है जो ऊपर जा रहे होते हैं। इस तरह वेपर बिकम रिचर एंड रिचर इन मोर वोलेटाइल सब्सटेंस एंड लिक्विड बिकम रिचर एंड रिचर इन लेस वोलेटाइल सब्सटेंस। तो नीचे वाला आने वाला लिक्विड जो है वो लेस वॉलेटाइल में बढ़ता चला जाता है, और हमें नीचे बॉटम प्रोडक्ट जो है वो लेस वॉलेटाइल का मिल जाता है, काफ़ी हद तक प्योर फॉर्म में। और ऊपर जाने वाले वेपर जो हैं वो ठंडा होने पर लिक्विड को तो नीचे भेज देते हैं और ख़ुद वेपर्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और लिक्विड जो गर्म होकर अपने वेपर इन्हीं में शामिल कर देता है। इस तरह ऊपर जाने वाले वेपर मोर वोलेटाइल में रिचर एंड रिचर, दे बिकम रिचर एंड रिचर इन मोर वोलेटाइल सब्सटेंस। इस तरह हमें इस कॉलम से गुजरते हुए एक ही दफ़ा में 99.9% मोर वोलेटाइल सब्सटेंस टॉप प्रोडक्ट में मिल जाता है और लेस वोलेटाइल सब्सटेंस बॉटम प्रोडक्ट में मिल जाता है। अच्छा, इन द कॉलम the vapor V going to the top of the column are richer in A, more volatile with some amount of B and hot। इसमें थोड़ी सी अमाउंट B की शामिल है और ये हॉट है। The distillate L0 are cold, यानी जो L0 अंदर दाखिल हो रहा है ऊपर से टॉप से वो कोल्ड है, and coming down with some B, उसमें थोड़ा B भी शामिल है। When these V and L0 comes in contact with each other in the column, heat exchange takes place. Temperature of hot vapor decreases, so B liquefies as it is less volatile and added to the coming down liquid. Temperature of cold liquid L0 increases and A evaporated as it is more volatile and added to the upgoing vapors. Vapors become richer and richer in A and become 99.9% pure in the pure form, और liquid becomes richer and richer in B और वो भी 99% जो है प्योर फॉर्म में आता चला जाता है। अब बेस्ट कॉल, अच्छा अब ये कॉलम का तो काम हो गया जो मैंने आपको बताया कि इसमें तीन चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ए का एक्सचेंज हो रहा है और बी का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन बेस्ट कॉलम कौन सा होगा
जिसमें ये एक्सचेंज को अच्छा खासा टाइम मिले। और इस टाइम के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो स्लोली ये नीचे जाएं और पेपर ऊपर जाएं, दूसरे इनका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे उतना एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट होगा, और जितना इनको टाइम मिलेगा उतना भी एक्सचेंज कंप्लीट होगा। तो इसके लिए एक बड़ा परफेक्ट किस्म का हमें रेक्टिफिकेशन कॉलम बनाना होता है। ये कॉलम दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो पैक्ड कॉलम कहलाते हैं और एक प्लेट कॉलम कहलाते हैं। पैक्ड कॉलम में कोई भी मटेरियल इनमें भर दिया जाता है, मसलन स्टोन्स ही अगर इसमें भर दिए जाएं तो जो लिक्विड नीचे आएगा वो इन सब स्टोन्स के ऊपर की एक थिन लेयर इनकी सरफेस पे बनाएगा, सरफेस एरिया अपना बढ़ा देगा। और जो वेपर ऊपर जा रहे हैं वो भी इन स्टोन्स के बीच में से गुजरेंगे तो उनका भी सरफेस एरिया बढ़ेगा। इनकी जो टाइमिंग है, इनके जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह वो एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक इन कांटेक्ट रहेंगे, और इस दौरान बी जो है वो लिक्विफाई आराम से होता रहेगा और ए जो है वेपराइज होता रहेगा। ए वेपराइज होगा हॉट पेपर्स के लिक्विड से कांटेक्ट में आने से, और बी लिक्विफाई होगा कोल्ड लिक्विड के वेपर से इन कांटेक्ट में आने से। लेकिन इन कॉलम की सफाई करना मुश्किल होता है, और बाज़ औक़ात एक ही जगह लिक्विड बहते बहते वो एक रास्ता बना लेते हैं और फिर वो परफेक्शन नहीं रहती इनमें। तो ये कॉलम भी यूज़ किए जाते हैं छोटे पैमाने पर, लेकिन असल में है प्लेट कॉलम्स। प्लेट कॉलम्स में कॉलम के अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं और लिक्विड इन प्लेट्स में से गुज़रता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, और वेपर भी इन प्लेट्स में से गुज़रता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। इन प्लेट्स में एक सीव प्लेट्स भी होती हैं, प्लेट की भी दो तरह है। एक सीव प्लेट्स, सीव प्लेट में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स के किनारों पर रिजेस होती हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं। तो जब लिक्विड नीचे आता है तो वो प्लेट पर रुक जाता है और इन होल्स से डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, बल्कि रिजेस की वजह से जब तक उसकी सरफेस या उसकी हाइट रिजेस से ऊपर नहीं जाती वो नीचे नहीं जाता, तो काफ़ी देर वो प्लेट्स पर ठहरा रहता है। और इसी तरह जो वेपर आते हैं वो इन होल्स से अंदर होते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऊपर चले जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता वो हर प्लेट के नीचे थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद वो इन होल्स से ऊपर जाते हैं। इस तरह लिक्विड और वेपर्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में आने का टाइम मिल जाता है। इनकी मज़ीद जो है मॉडिफिकेशन की गई है, इनको इम्प्रूव किया है, वो है बबल कैप कॉलम। ये वैसे ही कॉलम है, इनमें भी होल्स हैं, रिजेस भी हैं, लेकिन इन होल्स के ऊपर एक अम्ब्रेला शेप शीट सी लगा दी जाती है, ताकि लिक्विड तो प्लेट पर रुकेगा और इतनी देर रुकेगा जब तक कि उन रिजेस की हाइट से ऊपर ना चला जाए, और वेपर जो हैं वो अम्ब्रेला के नीचे जमा होंगे। यानी वेपर्स को भी रोकने के लिए वो अम्ब्रेला शेप्स उनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं, और वेपर्स वहाँ रुके रहते हैं और लिक्विड जो है वो प्लेट्स पर रुका रहता है। और इस तरह इन लोगों को सरफेस एरिया बढ़ाने का भी टाइम मिल जाता है और एक्सचेंज का भी टाइम मिल जाता है। तो ये फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हुए आपके रेक्टिफिकेशन कॉलम्स। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन रेस्टिंग रिंग वगैरह, वो भी यही चीज़ें हैं पैक करने के लिए उनको और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमें ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाएं। इस न्यूमेरिकल में हमने 30,000 एक सोल्यूशन जिसमें 0.4 मास फ्रैक्शन है बेंजीन का, और ये बेंजीन मिक्स है टॉल्यूइन से। 30,000 पाउंड पर आवर के हिसाब से ये सोल्यूशन हम रेक्टिफिकेशन कॉलम में डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं। और जब 0.4 इसका मास फ्रैक्शन बेंजीन का है, जिसे हम XF कहेंगे, तो समझ लीजिए कि 1 माइनस एक्स जो है वो 0.6 होगा। इट इज़ फेड एंड ओवरहेड प्रोडक्ट जो हमें मिल रही है वो 0.97 मोल फ्रैक्शन की है, यानी XD। और ये क्या चीज़ है? ये भी आपकी बेंजीन है। XD वाज ऑब्टेन्ड वाइल बॉटम प्रोडक्ट W, जो कि हमारा ज़ाहिर है की सी बात है टॉल्यूइन का होगा, अगर ये बेंजीन और टॉल्यूइन है तो 0.98 मास फ्रैक्शन। अब ये 0.98 मास फ्रैक्शन जो है ये टॉल्यूइन का है। यहाँ पर अगर हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो 0.02 होगा, तो आपका XW जो है वो 0.02 होगा।
एक्स एफ आपका इसमें है 0.4, एक्स डी आपका 0.97 और एक्स डब्ल्यू आपका 0.2। आर वैल्यू इज़ 3.5। आर वैल्यू वो है, ये फिक्स होती है आमतौर पर डिस्टिलेट की, और ये आर वैल्यू आमतौर पर जो लिक्विड हम वापस भेजते हैं रेक्टिफिकेशन कॉलम में उसके ज़रिए निकाली जाती है। फीड इज़ at boiling point, R is at 100 degree Fahrenheit। कैलकुलेट QC एंड QR। QR वो हीट है जो हमने बॉयलर को दी, QC वो हीट है जो हमने कंडेंसर से निकाली। अब यहाँ ये डायग्राम देख लें, R इज़ द रेक्टिफिकेशन कॉलम। इसमें आपका जो नीचे का पार्ट है वो पार्ट है जहाँ QR मौजूद है, यानी आप हीट दे रहे हैं और बॉटम प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं, और इस कॉलम का ऊपर का जो पार्ट है वो आपका टॉप प्रोडक्ट है जहां हम QC निकाल रहे हैं और D हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है हम तमाम जो प्रॉब्लम्स हल करते हैं उनको सबसे पहले मटेरियल बैलेंस से हल करते हैं, फिर हम एनर्जी बैलेंस पे जाते हैं। यहाँ मटेरियल बैलेंस पे पहले आएंगे। फीड हमारा 30,000 पाउंड है, तो हमें डी मालूम करना है। पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी, उसके ज़रिए हमने डी निकाला, वो 12,000 पाउंड वो आया, और डब्ल्यू निकाला, वो 18,000 पाउंड आ गया। तो ये हमारा मटेरियल तो पूरा बैलेंस हो गया कि कितना फीड हमने दाखिल किया था, कितना हमें टॉप प्रोडक्ट मिला, कितना हमें बॉटम प्रोडक्ट मिला। एनर्जी बैलेंस डायग्राम के लिए वही, एनर्जी बैलेंस सॉल्यूशन के लिए वही हम करेंगे कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू हीट ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, और गिवन जो है वो हम QR दे रहे हैं बॉयलर में, और FHF के ज़रिए जितनी भी हीट जा रही है जिस टेम्परेचर पर भी है ये आपका हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट ऑब्टेन जो है वो हमें टॉप प्रोडक्ट से जो मिल रही है वो DHD है, जो बॉटम से मिल रही है वो WHW है, और जो हम हीट ले रहे हैं कंडेंसर से वो QC है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एनर्जी बैलेंस की। अच्छा, अब QR मैंने बता दिया, QC भी मैंने आपको बता दिया। फॉर अबव पार्ट ए मटेरियल बैलेंस इज, अच्छा अब जो टॉप प्रोडक्ट है उसके लिए एक अलग से हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, और वो मटेरियल बैलेंस क्या होगी, यानी कंडेंसर के लिए कि V1 उसमें दाखिल हो रहा है, वो उसका इनपुट है, और आउटपुट जो है उसका L0 और D है। दैट इज़ दी मटेरियल बैलेंस फॉर द कंडेंसर। कंडेंसर में V1 जा रहा है और L0 और D हमें मिल रहा है। L0 is some portion of distillate given back to the rectification column। अच्छा, अब यहाँ R जो ऊपर आया था जिसकी वैल्यू 3.5 थी, ये R जो मैंने कहा था कि फिक्स होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू L0 ओवर D, यानी जितना आप भेजते हैं डिवाइड बाय द टोटल डिस्टिलेट आपको जो मिल रहा होता है। तो V1 Y1, यानी V1 में जो मोल फ्रैक्शन है मोल वोलेटाइल का वो Y है। V1 Y1 इज इक्वल टू L0 XD जो मोल फ्रैक्शन टॉप प्रोडक्ट का है प्लस DXD, यानी L0 प्लस D। V1 इज इक्वल टू L0 प्लस D था, हमने V1 को तो Y1 से मल्टीप्लाई किया, L0 और D दोनों में मोल फ्रैक्शन एक ही है, तो L0 को भी हमने XD से मल्टीप्लाई किया और D को भी हमने XD से मल्टीप्लाई किया। तो L0 XD इज इक्वल टू Y, और L0 जो है वो हमारा हो जाएगा DR के बराबर, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि R इज इक्वल टू L0 ओवर D। तो L0 इज इक्वल टू DR और XD इज इक्वल टू Y। XD जो है वो मोल फ्रैक्शन डिस्टिलेट में, और वो उतना ही है जितना Y में आपको मिला है। अच्छा, अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। V1H1 ये टॉप के लिए सिर्फ हम लगा रहे हैं, जो हमारे टॉप के लिए अभी मटेरियल बैलेंस हमने लगाया, अब टॉप के लिए हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं। एनर्जी बैलेंस क्या होगी कि एनर्जी जो आपकी है दाखिल हो रही है वो सिर्फ वेपर की फॉर्म में दाखिल हो रही है। एनर्जी जो आप निकाल रहे हैं टॉप प्रोडक्ट में QC है ठंडा करने के लिए, L0 H0 है जो आपके जा रही है उसमें कॉलम में, और DHD है। L0 H0 जो है H0 जो है वो वही है जो HD है, क्योंकि उसी में से एक हिस्सा जा रहा है। तो QC किसके बराबर हो जाएगा, V1H1 माइनस L0 प्लस D। HD आपने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि HD और H0 एक ही चीज़ें हैं, L की अमाउंट तो अलग है लेकिन H0 और HD मोल फ्रैक्शन दोनों में एक ही है। तो QC इज इक्वल टू V1H1 माइनस L0 प्लस D HD, और V1 जो है वो भी L0 प्लस D के बराबर है,
तो QC किसके बराबर हो गया, L नॉट प्लस डी इंटू H1 माइनस L नॉट प्लस डी इंटू HD। अब L नॉट प्लस डी आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया और आपका H1 माइनस HD बचा। तो QC को अगर हम L नॉट को मैंने आपको बताया था पीछे कि जी आर L नॉट को जो हम D से डिवाइड करते हैं तो वो R के बराबर आ जाते हैं। तो D से हमने यहाँ अगर डिवाइड किया तो QC को भी हमें D से डिवाइड करना पड़ेगा। तो QC डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू R प्लस 1। R हमेशा फिक्स होता है तो 1 भी जाहिर है। तो R प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट है किसी भी डिस्टिलेट के लिए, इसका कांस्टेंट होता है। यहाँ 3.5 था तो ये 4.5 हो जाएगा। और H1 माइनस HD जो है वो भी हमेशा फिक्स होता है एंड दैट इज़ द लेटेंट हीट। जो भी लिक्विड है उसका लेटेंट हीट होता है। तो H1 माइनस HD जो है वो लेटेंट हीट ऑफ बेंजीन, ये पीछे भी हम एक न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। तो QC ओवर D इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4.5 इंटू द लेटेंट हीट ऑफ बेंजीन। QC आपको मिल जाएगा, जितना भी आपको डिस्टिलेट मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमें QC मिल जाएगा। QC हमें मालूम करना था। अब QR हमें मालूम करना है। तो QR जो है वो है DHD प्लस WHW प्लस R प्लस 1 H माइनस HD। R प्लस 1 H माइनस HD जो है QC के बराबर है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस F इंटू HF। और यहाँ आपको HD, HW, HF और H की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और इनकी वैल्यूज़ के ज़रिए से QC आप पहले ही निकाल चुके हैं। ये तकरीबन मैंने सॉल्व कर दिया है, वरना वैसे ये आपको खुद सॉल्व करना है। इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद इससे हेल्प ले लें। ठीक है, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।